नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। प्राइम टाइम में आज बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर मौत के बाद मौत किसे कहते हैं। हमारे देश में ऐसी तस्वीरें आती हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं। इंसान की संवेदनाएं मर चुकी हैं, वो संवेदनहीन हो चुका है। 21वीं सदी में इंसान और इंसानियत का मशीनीकरण हो गया है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहली तस्वीर ओडिशा के कालहंडी की है, दूसरी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, तो तीसरी तस्वीर ओडिशा के ही बालासोर की है। चलिए सबसे पहले कालाहांडी के बारे में आपको बताते हैं। ये जिन्हें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये दाना मांझी है और कपड़े में लिपटी हुई जो वस्तु आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोई सामान नहीं है, ये दाना मांझी की पत्नी है। अफसोस है कि वो इस दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ उनकी पत्नी का शव है जिसे लेकर दाना अपने गांव जा रहा है। दाना की पत्नी टीबी की मरीज थी, सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को घर ले जाने के लिए दाना ने अस्पताल प्रशासन से शव वाहन की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रशासन और इसके सड़े हुए सिस्टम ने नियमों का हवाला देकर उससे पैसों की मांग की। जबकि आपको बता दें कि ओडिशा में महाप्रयाण स्कीम चलती है जिसके तहत लाशों को उनकी सही स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन के वाहनों की होती है, लेकिन यहाँ पर तो अस्पताल प्रशासन ही पल्ला झाड़ गया। दाना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराया दे सकता। दाना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस सिस्टम और समाज में जी रहा है उनके अंदर का इंसान और इंसानियत दोनों मर चुके हैं। दाना के साथ उसकी 12 साल की बेटी भी है जो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पिताजी का कसूर क्या है कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया। वो सिर्फ रोए जा रही थी। दाना मांझी का गांव कालाहांडी जिला मुख्यालय से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। वो 12 किलोमीटर, जी हाँ 12 किलोमीटर तक अपनी पत्नी का शव कंधे पर रखकर चलता रहा और सिस्टम गहरी नींद में सोता रहा। दरअसल मांझी के कंधे पर उसकी पत्नी का शव नहीं था बल्कि सिस्टम का शव था। 12 किलोमीटर तक एक इंसान शव को लेकर सड़कों पर चलता रहा, लेकिन किसी के अंदर का इंसान नहीं जागा और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दाना मांझी को अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर सड़क पर अपनी मासूम बेटी के साथ चलना पड़ रहा है। मामले की भनक जब स्थानीय पत्रकारों को लगी तो पत्रकारों ने दाना के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की, लेकिन दाना मांझी के साथ हुए सिस्टम के इस खेल ने इंसान और इंसानियत पर से लोगों का विश्वास उठा दिया। डीएम साहब से पूछा गया तो डीएम साहब ने कहा कि दाना ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ऐसा किया। वाकई कितना शर्मनाक है। चलिए हमने अभी ओडिशा की बात कर ली, जबलपुर भी आपको ले चलते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। वहां पर सरकार और प्रशासन तमाम तरीके से अपनी पीठ थपथपाता है अपने सिस्टम को लेकर, लेकिन वहां से भी शर्मनाक तस्वीर आती है। यहां एक शव यात्रा को शमशान घाट ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जाता। दरअसल शमशान जाने का रास्ता तालाब के बगल से बनाया गया है, लेकिन तालाब की खुदाई और बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह से तालाब में डूब चुका है, समाहित हो चुका है। कंधे पर अर्थी रखे लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, आखिर शमशान तक जाएं तो कैसे जाएं। लोगों ने बगल के खेत से होकर शमशान जाने की कोशिश की। तो देखिए 21वीं सदी में हमारा समाज कहाँ है, जहां पर हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान की बात करते हैं और ऊंच नीच की बात खत्म हो चुकी है। वहां से सवाल खड़ा होता है, जब इस खेत से जाने की कोशिश की गई तो खेत के मालिक ने दबंगई दिखाई और शव यात्रा को रास्ता देने से इनकार कर दिया। बेबसी का इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ी इंतहा क्या हो सकती है कि कंधे पर अर्थी हो, सामने शमशान घाट हो, रास्ता 4 फीट गहरे पानी से होकर जाता हो। दाना मांझी ने जब कालाहांडी में अपनी पत्नी का शव कंधे पर ढोया तो मानो इंसानियत का जनाजा निकल गया। और अब ओडिशा के बालासोर में सरकारी बाबुओं ने इंसानियत की ही कमर तोड़ दी है। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपने देख ली, बहुत कुछ सोच रहे होंगे अब आप तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। सिहरन पैदा करेगी ये तस्वीर आपको। ये देखिए, ये है तीसरी तस्वीर। ओडिशा के बालासोर की तस्वीर है। 2 कंधों के बीच में लटकती हुई ये गठरी। इस गठरी में जनाब कुछ सामान नहीं है, इस गठरी में कपड़े नहीं है, इस गठरी में
दरअसल एक लाश है। बालासोर से करीब 30 किलोमीटर दूर सोरो में एक ट्रेन हादसे में 70 साल की वृद्धा की मौत हो जाती है। सोरो के आसपास कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए शव को शहर के अस्पताल भेजना था। रेलवे अधिकारियों को कुछ सूझ नहीं रहा था तो कि कैसे शव को ले जाया जाए, तो उन्होंने इंसान और इंसानियत की सारी सीमाएं ही लांघ दी। पैरों से उस लाश की हड्डियों को तोड़कर पोटली बना दिया गया और फिर दो लोग उस पोटली को कंधे पर रखकर चल देते हैं। मरने के बाद भी मानवता का तकाजा है कि शव सम्मान के साथ उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। लेकिन तमाम तरीके की संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए हमारे देश का इंसान, हमारे देश का सिस्टम किस कदर संवेदनहीन हो चुका है, ये तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये हमारा देश है, जो हम जहां पर कहते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, हमारे देश के अपने ही लोग देश का विकास करते हैं, लेकिन हमारे देश के ही अपने लोग किस तरीके से मरने के बाद भी तिल तिल मरते हैं, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जबलपुर से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि शव यात्रा के लिए रास्ता नहीं दिया गया, जात पात की बात की गई, जबकि हम वैज्ञानिक दुनिया में रहने की बात करते हैं, 21वीं सदी में रहने की बात करते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से वहां के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा आप भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। सर वो कब्जा तो नलिन शर्मा का है। कब्जा उन्हीं का है। उन्हीं का है कब्जा। तो क्या रास्ता वगैरह आप लोगों को नहीं दे रहे? नहीं सर, नहीं दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग सर रास्ता चाहते हैं। चाहिए हम लोग को। इसकी शिकायत की आप लोगों ने कहीं? जी सर, बहुत की सर, बहुत सर, बहुत शिकायत की, कई सालों से शिकायत की। यहाँ जितनी भी फ्यूनरल्स डेथ बॉडी होती हैं उनको यहाँ ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। पंचायत रोड बनाना भी चाहती है तो जो भूस्वामी दबंग लोग हैं वो अपना कब्जा दर्शा करके और ग्राम पंचायत को कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहते। तो हम लोग प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों को जो बेसिक सुविधाएं हैं ये सुविधा उन तक पहुँचाई जाए और कम से कम अंतकाल में लोगों को यह लोग जो इंक्रोचमेंट करे इनको हटाया जाए। परेशानी देख ही रहे हैं आप, लग रहा है जैसे अंग्रेजों का राज आ गया हो, हम लोगों को जीना दूभर हो गया है यहाँ पर। तो प्रशासन इसमें कोई कार्य करे तो बड़ी अच्छी। तो कितने शर्म की बात है। सोचिए, जिस देश में प्रधानमंत्री ऊंच नीच की बात को खत्म करके गरीबों और अमीरों के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस देश में लगातार ये कहा जा रहा है कि 65% युवा है, इस देश में विकास की संभावनाएं हैं, इस देश में कहीं पर भी ऊंच नीच नहीं है, उस देश में जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो बहुत कुछ सवाल जहन में आता है। बहरहाल उन सवालों का जवाब हम ले उससे पहले इस तस्वीरों को देखने के बाद राजनीतिक गलियारों में किस तरह से हलचल मची, क्या कुछ कहना है हमारे देश के नेताओं का, जरा उन पर भी एक नजर। लाश को लेके 10 किलोमीटर पैदल चलता है और एक सरकारी एम्बुलेंस उसको नहीं मिलती है, और जिस तरह से सरकार वहाँ चल रही है, जिस तरह से वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, इसकी पोल को खुलती है और बहुत ही अमानवीय और दुखद घटना है। और मैं समझती हूँ कि शर्म आनी चाहिए सरकार को कि अगर उस प्रदेश की जनता इस तरह से अपने बीमार और मृत परिजनों को कंधों पे ले जाने के लिए मजबूर हो रही है। देखिए, सच में ये बहुत सारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए शर्म से सर झुका देने वाली घटना है कि कल जब ये देखा है, इस घटना को दिखाया गया है, तो वाकई दिल दहल गया, रोंगटे खड़े हो गए कि आज भी हम कह रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, लेकिन सब गलत है। एक इंसान अपनी पत्नी का शव कंधे पे लेके और वो जा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मेरे साथ
साथ इस वक्त जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर जी स्टूडियो में बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी आपका। ये तस्वीरें आपने देखी, ये नई बात नहीं है। ऐसी तस्वीरें अगर आपको याद हो, भी महीना भर नहीं बीता है, उत्तर प्रदेश से भी एक तस्वीर आई थी, 20 रुपए नहीं देता, बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगता, बच्चे की मौत हो जाती है। दिल्ली से तस्वीर आती है, ऑटो वाला मार के चला जाता है, लोग देखते रहते हैं, उठाते नहीं। और अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें। सिर्फ ये कह देना कि सरकार ही जिम्मेदार है, क्या बात यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है। इसको आज़ाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है। आज लोग ये भूल चुके हैं कि राष्ट्र एक है, देश एक है, हम सब एक हैं। और जब हम एक ही नहीं रहेंगे, इस तरह की स्थिति आएगी तो लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, और आगे कोई भी विपत्ति आएगी तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम सभी जिम्मेदार हैं, आसपास का वातावरण भी जिम्मेदार है। क्यों वो आदमी जब अपनी पत्नी को अकेले लेके जा रहा था, 4 लोग और उसके साथ चले जाते। बिल्कुल। अगर सरकार और प्रशासन ने जैसा कि कहा कि वो शराब के नशे में धुत था, तो प्रशासन भी शराब के नशे में धुत थी। बिल्कुल सही। किस नशे में धुत थी? जो उसने एक गरीब आदमी का बिलखते हुए बच्चे की ज़रूरत को ना देखकर नकार दिया, जिसको कि कुछ लोगों ने, अखबार वालों ने, जिसकी मदद की। तो ये गलती है इस देश के लोगों की, प्रशासन की, आसपास की व्यवस्था की। आज हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, यही कारण है। एक राष्ट्र नहीं हो पा रहे हैं, एक प्रांत नहीं हो पा रहे हैं, एक देश नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण इसकी जड़ों में जाइए तो नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जाति के रूप में, प्रांतीयतावाद के रूप में, हर रूप में लोगों को इतना तोड़ा है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो हैं कहाँ के, हैं किस देश के, किस जाति के हैं। तो जब एकता होगी तो प्रशासन भी जागा रहेगा, लोगों में भी एकता नहीं है। और एक चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, बीते 70 सालों की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि सिस्टम में इतना घुन लग चुका है कि उन्हें आदत हो गई है ऐसी चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज करने की। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक बुज़ुर्ग महिला अगर वो ट्रेन से कट जाती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होना है, और वहाँ पे आरपीएफ जिस तरीके से, ये जो तस्वीर हम देख भी रहे हैं इस वक्त, की हड्डी तोड़ दी जाती है, कहीं से कोई भी कहना चाहिए संवेदनहीनता ही कहेंगे इसे, संवेदनशीलता तो पूरी तरह से मर चुकी है। तो हम ये नहीं कहें कि 70 सालों में इतना घुन लग चुका है कि अब वो उस घुन को हटाने के लायक ही नहीं बचे हैं, उनकी आदत में ये चीज़ शुमार हो गई है। यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। राजा यदि सिंहासन पर बैठकर सिर्फ भाषण करे, उसके और जनता के बीच, जो बिल्कुल नीचे तबके की जनता के बीच का कोई सूत्र ही नहीं हो जोड़ने वाला, सूत्रधार नहीं हो, जो उन दोनों कड़ियों को जोड़कर जनता की बात राजा तक पहुंचा सके, राजा की बात जनता तक पहुंचा सके, तो कैसे देश की प्रजा समझेगी कि हमारी भी कोई सुनने वाला है? वो प्रजा भी वैसी ही संवेदनहीन हो जाएगी। लेकिन जो इधर अगर हम बीते 2 सालों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कई तरीके से, अगर हम राजा की और प्रजा की बात करते हैं तो हम देश में प्रधानमंत्री को देखिए आप, वो खुद कहते हैं कि कोई गरीब और अमीर की कोई जो रेखा है वो ख़त्म होनी चाहिए। वो तमाम तरीके से गरीबों से भी मिलते हैं, वो अमीरों से भी मिलते हैं। ऐसी जब तस्वीर आती है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये जो दूरी है, ये जो खाई है वो ख़त्म हो। लेकिन बीच के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझने के लिए समझ ही नहीं रहे हैं। उसी तो बीच के लोगों को ख़त्म करना होगा। यदि प्रधानमंत्री, मैं भी मानती हूँ कि उनके विचार बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ के भी तो बाकी लोग इस तरह के होने चाहिए ना, जागरूक। आप देखिए कि नोएडा में ही मैंने देखा है कई जगह पर बूढ़ी माताओं को फेंक दिया गया है मरने की स्थिति में, जिनको हम लोगों ने उठवाकर सारा इलाज करवा के रखवाया है कहीं ना कहीं, एक नहीं कई महिलाएं। लेकिन उसमें क्या हमारे नेता लोग कुछ भी मदद करते हैं किसी भी प्रकार का, या साथ देते हैं? नहीं देते हैं। तो हर एक, अगर मोदी जी ऐसे हैं
गुरु नानक के 5 बंदे उनके तरह मजबूत थे तो सही चले, उनका नाम हुआ, उन्होंने बहुत काम किया। वैसे ही मोदी जी के साथ भी कम से कम 5 बंदे तो सही हों जो इस देश को संभाल सकें। जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर इस तरह से लगता है कि इस देश में कोई न प्रशासन है, ठीक है ना कोई। लेकिन उषा जी, जब हम टोटलिटी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अलग भूमिका है, वो निभा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में ही कहा कि ये तो हमारे और आपके बीच की भी सोच है। अगर आज हम अब किसी नेता को चुनते हैं तो उसके लिए गलत नेता चुनने के लिए भी हम जिम्मेदार हैं। अभी आपने ही कहा कि लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, शराब की बोतल दे दी, कुछ पैसे दे दिए, कुछ धोती कपड़ा दे दिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए तो हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, यहाँ की जनता जिम्मेदार है। थोड़े से काम के लिए वो बिक जाती है वोटों के लिए। थोड़ा सा शराब पिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए, हो गया, वो जनता उसकी हो गई। बाकी 5 साल उनकी सड़कें खराब रहीं, उनके यहाँ अस्पताल न रहे, सड़कों पर मच्छर घूम रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, तरह तरह की बीमारी हो रही है। चाहे हो कुछ हो ना हो, उनको एक टाइम खिला दीजिए, उसी में जनता बिक जाती है, खुश हो जाती है कि हाँ बस यही हमारे लिए ठीक है। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, देश कहाँ जाएगा, इसकी कोई सोच नहीं है। तो इसीलिए ये स्थितियां हमारे और आपके कारण ही पैदा हो रही हैं, ना कि किसी और के कारण। ठीक है, अगर अभी हमने अपने जो समाज की जो स्थिति है, जो ताना बाना गड़बड़ हो चुका है, हमने उसकी बात की। लेकिन अगर हम ओडिशा की बात करते हैं, थोड़ा सा हमें इस विषय को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। वहाँ पर एक खास स्कीम चलती है, महाप्रयाण स्कीम, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, उसके लिए हम उठाते हैं और सरकार से क्वेश्चन करने लगते हैं। जो दूसरी विपक्ष है वो अपनी भूमिका निभाने के लिए सवाल खड़े करने लगता है, सरकार सामने आती है, वो सफाई दे देती है। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सरकार और जनता के बीच में एक तंत्र होता है, वो है प्रशासनिक तंत्र। प्रशासनिक तंत्र में जो घुन लगा हुआ है, उस घुन को कौन दूर करेगा? क्योंकि अगर महाप्रयाण स्कीम ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही है तो वो सिस्टम की कमी है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कमी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी ठीक करने के लिए जनता को एक होना होगा, जागरूक होना होगा। जाके वहाँ की जनता पूछे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं उसको एम्बुलेंस दिया, क्यों नहीं वो महाप्रयाण के सिस्टम में उनका अंतिम संस्कार या उनका सब कुछ किया गया। तो ये जनता अगर एकजुट होकर पूछना शुरू करे, डांटना शुरू करे, पत्रकार उनके खिलाफ छापना शुरू करें, तो अवश्य ही कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि इसमें जनता को ही सोचेंगे कि ये इनका काम है, हमारा नहीं। आपने पत्रकारों की बात की तो यहाँ पर आपको बता दें उषा जी, जब पत्रकारों ने ये खबर सामने रखी तो सोशल मीडिया में कई बार पत्रकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए गए कि पत्रकारों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी बात, अपनी खबर पहुँचाने के लिए इस पूरी खबर को सामने रखा, उन्होंने क्यों नहीं एम्बुलेंस बुलाई। तो लोगों को जिनको ये ज्ञात नहीं, उन्हें बता दें कि उन पत्रकारों ने ही एम्बुलेंस का इंतजाम किया आखिरकार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पत्रकार अगर इस खबर को टीवी के माध्यम से आपके सामने पेश नहीं करते तो हमारा समाज यूं ही सोता रहता है। ऐसे ना जाने कितनी दानाबाजी के केसेस सामने आते रहते हैं। पत्रकार और जनता मिलके ऐसे जो प्रशासन के लोग जो नशे के धुत में हैं, मैं नशे में ही धुत कहूँगी, जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है, उन लोगों के आंख में उंगली डालकर उन्हें जगाने का प्रयास करें, चलिए तभी सही होगा। ठीक है। एमपी से मेरे साथ, उषा जी मैं आती हूँ आपके पास, एमपी से मेरे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। हितेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। एक तस्वीर हम आपके यहाँ से देख रहे हैं, जबलपुर से तस्वीर आई है। अब ऊंच नीच की जो प्रथा है वो आज भी वहाँ पर चल रही है। शव यात्रा के लिए जगह नहीं दी जाती है और शव यात्रा के लिए नदी पार करके, तालाब पार करके किस तरीके से इस शव को शमशान घाट तक ले जाया जाता है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, जबकि आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ गरीब अमीर या जाति पाति जैसी चीज है ही नहीं। जी, कल शाम से जब ये खबर आई मीडिया में तो उसके पश्चात स्थानीय प्रशासन ने इसकी पूरी जानकारी ली है और वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एक तो ऊंच नीच वाला विषय नहीं है, क्योंकि जो दोनों परिवार हैं अफेक्टेड और जिस पर आरोप लगे हैं रास्ता रोकने के, वो दोनों परिवार एक ही जाति के हैं, तो समजातीय विषय है।
ठीक है। दूसरा, दोनों परिवारों के बीच में विवाद है और इसीलिए उन्होंने जो रास्ता बना हुआ है उस पर उस परिवार के लोगों को जाने से रोका है। तो ये दोनों बातें निकलकर इंक्वायरी में आई हैं। ठीक है, ये चलिए आपने ये बताया कि ये आपसी विवाद की वजह है, लेकिन विवाद की वजह से शव यात्रा को रोक देना, क्या उन लोगों के अगेंस्ट अब तक आप लोगों ने कोई कार्रवाई की कि भाई लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसी हालात में रास्ता नहीं देना, आखिर कहाँ जाती है मानवता, कहाँ जाती है संवेदनशीलता आपकी? क्या आप लोगों ने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए कहा अभी तक? कहा है, और यही बात वहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक भी वहाँ पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने उस परिवार को यही बातें कही कि आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई जब आपने अपने विरोधी पक्ष के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उसको रोका है और ऐसे पल पर रोका है जब वो अपना परिवार का किसी सदस्य का क्रिमेशन करने जा रहा है। और इसके पश्चात वहाँ पर क्योंकि वहाँ सब निजी भूमि है जहाँ से लोग निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप भी समझती हैं वो परिस्थितियाँ रहती हैं, उसका निराकरण कर दिया गया है। उस परिवार ने भी ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो स्थिति बनी है, बाढ़ की वजह से स्थिति बनी है, ऐसे हालात तो वहाँ जो सुदूर क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों को ऐसे हालात से तो रोज फिर दो चार होना पड़ता होगा। उन लोगों के लिए क्या कर रहा है क्या कर रही है आपकी सरकार? किस तरीके से शमशान घाट तक जो रास्ता है वो ईजियर हो जाए, क्या कुछ करेंगे आप लोग और क्या कुछ किया जा चुका है अब तक? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि ये परिस्थिति बाढ़ की वजह से बनी है। ये दोनों परिवारों के बीच में विवाद था, जैसा मैंने आपको बताया। उस विवाद के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसका निराकरण कर दिया गया है। और भी कहीं यदि इस प्रकार की कोई बात प्रशासन के ध्यान में आती है तो तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। हितेश जी, लेकिन जो शमशान घाट पास में है वहाँ पर धान की खेती कर दी गई है, क्या आप लोगों को इसकी जानकारी? आखिर वहाँ पर धान किसने बो दिया? शमशान घाट में किसने अपना अधिकार दिखा दिया? शमशान घाट पर धान नहीं बोया गया है। शमशान घाट जाने का जो रास्ता होता है दो खेतों के बीच में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा सब निजी भूमि है, वो बावजूद उसके जाने का रास्ता दिया जाता है, इसका प्रावधान है और उसका पालन वहाँ सख्ती से करवाया जा रहा है। इवन कि उन दोनों परिवार में विवाद है, लेकिन विवाद का कारण इस रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए प्रशासन ने दोनों परिवारों को बैठाकर इसका निदान कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, उषा जी आपने सुना कि सरकार कह रही है कि अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिशें कर ली और जो भी स्थिति बुरी हुई थी हमने उसे ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन एक जगह से हम सवाल उठाते हैं, मीडिया खबर दिखाता है, स्थिति सुधर जाती है, दूसरी जगह से अगले ही पल एक खबर आ जाती है, तीसरी जगह से अगले ही पल एक खबर आ जाती है। क्या सिर्फ बार बार जब खबरें उठेंगी तभी समस्या का समाधान होगा? नहीं, वो तो अपने आप अंदर की सोच बदलनी होगी, लोगों को एक करना होगा। और ये देखिए, ये आज़ादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, जो हम एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, उसमें माँ बाप का भी कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, माँ बाप को तो आपको पड़ोसी क्यों जगह देगा जब माँ बाप को ही लोग सड़कों पे फेंक देते हैं। यानी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में थोड़ी सी पतली सी बारीक लाइन का अंतर होता है। जैसा कि किसी ने कहा था, इसी डिबेट पे हमारे साथ एक गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा था तो इंडिपेंडेंस, हम आज़ाद तो हो गए, 70 साल हो चुके हैं, लेकिन सोच जो है वो फ्रीडम हमें सोच की नहीं मिली है और हमें उसी सोच को फ्री करना होगा, उसी सोच को आज़ाद करना होगा, तब हम जाके कह सकेंगे कि वाकई हम आज़ाद हैं और वाकई ऐसी तस्वीरें हमारे देश के विकास में रोना नहीं। कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाए जाएं जिससे कि समाज जुड़े, एक हो, एक दूसरे की प्रति जागरूकता लानी होगी। तो हम ऐसी खबरें इसीलिए दिखाते हैं ताकि लोग जागें और समझें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे दूर सुदूर इलाकों में क्या हो रहा है। हमारे देश की वो जनता जिसकी वजह से कहा जाता है कि भारत गाँव में बसता है, उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें एकजुट होना होगा, इस उम्मीद के साथ कि हमें एकजुट होंगे और ऐसी बदरंग तस्वीर हमारे सामने बार बार नहीं आएगी। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन को यहीं खत्म कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय।